चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं और इसी को लेकर दोस्त यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अभी अभी पहुंचे हैं। आप देखिए वो दूर से अभिवादन करते हुए आ रहे हैं, चलकर आ रहे हैं। हम करते हैं पार्टी जिंदाबाद, भी दे भाई। संघर्ष करो। सुस्वागत हम करते हैं भाई, सुस्वागत हम करते हैं चंद्रशेखर आपका, दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सुस्वागत हम करते हैं चंद्रशेखर आपका, दिल से करते हैं अभिनंदन आपका। राजस्थान के लोगों दोनों हाथ उठाओ, भाई को देख के कौन कौन खुश हुआ? भैया बैठ जो भाई को देख के खुश रहा वो बैठ जाएगा, और जिसके मन में खोट है वो खड़ा रहेगा। और ये बात मंच पे भी लागू है, जब मंच पे अनुशासन होगा तो नीचे भी अनुशासन होगा। भाई चंद्रशेखर भाई जी, हेलो, अरे मेरी भी आंख में दो, एक मिनट बैठ जाता हूँ पाछे ना, सारे के सारे शांति से बैठ जाए। हेलो, चंद्रशेखर आजाद आपके बीच मौजूद है, अपनी बात रखेंगे। हाँ जी। सुने, एक बार डी ग्रुप में जितने भी है सारे के सारे बाहर हो जाए, आगे मंच के आगे जितने भी भाई खड़े हैं बाहर हो जाए प्लीज। रिक्वेस्ट है, लाडी भाई से खास तौर से निवेदन है कि बैठ जाओ। सुस्वागत हम करते हैं, सुस्वागत हम करते हैं चंद्रशेखर आपका, दिल से करते हैं अभिनंदन आपका। सुस्वागत हम करते हैं। हेलो, जितने भी साथी हैं जो खड़े हैं भाई साइड में लो, और जो बैरिकेडिंग बना रखी उससे पीछे हो जाए, बैठ जाए सभी साथी, जो पीछे वाले दिख नहीं रहे उनको। तो वॉलंटियर का काम करें, तो ऑलरेडी काम करें भाई। वॉलंटियर टीम जो है ये व्यवस्था बनाएगी की
ये वारंट के साथी है, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग। और मंच के बारे में लोग हो गए, वो व्यवस्था बहुत बीमार मंच के आगे जितने भी लोग खड़े हैं कमेटी के लोग भैया व्यवस्था बनाए। जो पत्रकार है मंच के आगे जितने भी लोग खड़े मीडिया को छोड़ के साइड हो जाए, मीडिया के अलावा सभी साइड हो जाए और बाकी लोग नीचे बैठ जाए। अगर आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुनना चाहते हैं तो कृपया करके भैया बैठ जाए। सभी साथ हो जाए, हाथ जोड़ के बैठ जाए। आपके बड़े भाई आपके बीच में है, उनकी व्यवस्था आपके आपने प्लीज नीचे बैठ जाए। बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे नीचे बैठ जाए। अभी जुल्म ना सहेगी यारो, मंच की आवाज पीछे बैठ जाए। आपके लिए जगह व्यवस्थित रखी हुई है, कृपया करके व्यवस्था में रखें। जो भी भाई खड़े हैं नीचे बैठे प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ये कार्यक्रम हमारा खुद का है, इसकी व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। व्यवस्था को बनाए रखें। चंद्रशेखर भाई आपके बीच में है। सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी मूर्ति आप सबसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करें, जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए। तो ये मीडिया के बच्चे उनको सभी साथी वहां पर बैठ जाए। परेशान हो रही है मीडिया, थोड़े से हाथ से कौन कौन भाई का स्वागत करना चाहता है दोनों हाथों में, और बैठे बैठे डांस करोगे, बैठे बैठे, ठीक है। रेडी, आइए रेडी भाई, जल्दी बता दो, उठा भाई, ताली मार के, ताली ताली ताली। क्यों मुर्तियां में थोड़ा सा खुदी तो जगह थोड़ा सा आतंक मचाया से, अब सही न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। चंद्रशेखर गया जेल में छोड़ायो चमार का, चंद्रशेखर गया जेल में छोड़ायो चमार का। मारो सो क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो, सोई कमीशन चलाया से, अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। मूल निवासी हम भारत के फिर भी डर के जीवे थे, घड़ा कांप का भर गया से हम भूख सबर की पीवे थे, घड़ा कांप का भर गया से हम भूख सबर की पीवे थे। बाबा साहब अमर है, बाहर से तुम आए, सोने क्यों इतना इतराए, सो सब समझ में आया से, अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। याद करा दे फिर पछे पछताओगे, सारा भोजन खड़ा हुआ तो तोहे भी ना पाओगे, सारा भोजन खड़ा हुआ तो तोहे भी ना पाओगे। भैया बैठ जाओ सभी साथी, सभी से निवेदन है कृपया करके बैठ जाए कि अगर आप बैठ जाओगे तो वाकई में बैठ जाओ। मंजित मेहरा का फरमान, अब मैं मत खो अपना सम्मान, सही टाइम आया। भैया इनको साइड में कर दो ताकि आज के हमारे मुख्य मेहमान युवा दिलों की धड़कन बहुजन समाज के योद्धा बड़े भाई साहब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आज जो कार्यक्रम है शहीदी जोड़ का, तो शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए पीछे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मीडिया के लोग आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। भाई साहब मीडिया के लोग और हमारे दो आज के कार्यक्रम में थोड़ा इधर आ जाए। भाई जो सच्चा मिशनरी है वो बैठ जाए। हेलो बैठ जाए। शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम करें। थोड़ा सा गलती है, मीडिया के लोग इधर आ जाए, इस साइड में आ जाए, एक साइड में
पीछे दिखता नहीं। आदरणीय राजेंद्र जी निपाण, आपसे मेरा निवेदन है आप आए और बड़ी बात रखें। राजेंद्र जी निपाण, मीडिया की साइड एक साइड और वक्ताओं से निवेदन है मात्र 2 मिनट में अपनी बात रखें। ये जो साथी इधर उधर है सब सामने आ जाओ पहले तो। और मैं हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय जी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आज महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि प्रकट करें। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और जो वक्तव्य उनके नाम बोले गए हैं वो बच पाए। भाई सारे लोग बताओ, सारे लोग दिखाओ, सारे लोग बताओ। वक्ताओं की गड़ी में रफीक अली खान जी आप आए और अपनी बात रखें। रफीक अली खान जी, अरे सारे लोग मत जाओ भाई, देखे मन में भी कई दिन हो गए दोहरे जाए, मैं भी नहीं जानता देख रहे। रफीक अली खान जी आप आए और अपनी बात रखें। अब जुल्म न सहेगी यारो। रफीक फतेह अली खान से निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। रफीक फतेह अली खान साहब। रफीक जी, आपसे निवेदन है कृपया करके जल्दी मंच की ओर आए और अपनी बात रखें। इनके बाद में आदरणीय राजेंद्र जी निबाड़ साहब, आप रफीक अली खान जी आप अपनी बात रखें। माननीय आजाद समाज पार्टी के प्रभारी रविंद्र भाटी जी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। रविंद्र भाटी जी, जो नीचे नहीं बैठ जाएगा, जो नीचे नहीं बैठा उसकी लुगाई भाजेगी। जय भीम। सभी बहुजन महापुरुषों को नमन और वंदन करते हुए आज शहीदी दिवस पर इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अपना नेता और आदर्श मानते हुए सर्वप्रथम शहीदों के लिए 2 लाइन समर्पित करता हूं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब वो होता है वो खून जो देश के काम आता है। दम निकले इस देश की खातिर अपना ये अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी सिपाहियों के लिए 2 लाइन उनके कानून, उनके संघर्ष, प्रेरणा, उनके साहस को समर्पित करता हूं कि दिल दिया है जान भी देंगे सन तेरे लिए। पूरे देश में बहुजन समाज नायक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को काम करो आप। 2 लाइन उनकी खिदमत में समर्पित करता हूं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिल जी जमाने के लिए। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे बहुजन समाज के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए बहुजन समाज को शासक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन, आर्थिक विषमता, रोजगार, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, सारी बुराइयों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपने बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ना MP है, ना MLA है, ना CM है, ना PM है, ना उनकी सरकार है, लेकिन फिर भी उनका रुतबा किसी सरकार से कम नहीं है। देश में जहां भी जाते हैं, जुल्म जाति जहां होती है, अन्याय जहां होता है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और उनके सिपाहियों के जाने की वजह से न्याय तुरंत मिल जाता है। क्योंकि प्रोग्राम काफी लेट हो गया है, मैं अपना सारा समय अपने नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को समर्पित करता हूं और 2 लाइन शहीद विजय सिंह प्रतीक जी की कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि यश वैभव सुख की परवाह नहीं, चाहे नहीं जीवन रहे या ना रहे,
बस इच्छा है जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम। मेरा निवेदन है आपसे, आप अपने प्रोग्राम में भेड़ बकरी जैसे ना दिखाई दें, जो जहां वो बैठ जाए। मैं समझता हूं गर्मी हो रही है, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, लेकिन खड़े ना रहें। ऐसा लगता है जैसे आप हमसे अलग हैं जो लोग खड़े हैं। आप जहां भी हैं, अगर गर्मी लग रही है तो छांव में जा खड़े बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ। माएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो बैठ जाओ। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए। अगर गर्मी लग रही है तो छांव में जाकर बैठ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन खड़े ना रहें, क्योंकि खड़े रहने से ऐसा लग रहा है कि आप हम में से नहीं है, आप हमसे अलग हैं। ऐसा महसूस ना कराएं मुझे। ये काम पुलिस के लोगों का, इंटेलिजेंस के लोगों का, LIU के लोगों का है, वो खड़े रह के ड्यूटी कर सकते हैं। ये आपका काम नहीं है, आप तो मालिक लोग हो ना। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगले 1 मिनट में कोई खड़ा ना रहे ग्राउंड में। आगे शुरू कराओ प्रभारी जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में बहन प्रिया मेघवाल अपनी आए और अपनी बात रखें। प्रिया मेघवाल जी, आप सभी इनसे परिचित हैं, और ये बहन का पहले भी यहाँ भादरा में प्रोग्राम हो चुका है। अभी राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर है। इन्होंने हाल ही में अभी थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का और समाज का नाम रोशन किया है। मैं बहुत मंगल कामना देता हूं बहन को। बहन आया अपनी और बात रखें। मंच पे उपस्थित चंद्रशेखर भाई साहब और जितने भी अतिथिगण हैं उनको मेरा नमस्ते। सामने जो भाई बहन बैठे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। और आज मैं एक बात बोलने वाली हूँ आपसे। बॉडी बिल्डिंग में मैं पिछले 8 साल से थी और मेरे को पहचान दिलाने वाले ये भाई साहब हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा कि भाई साहब ने सबसे पहले मुझे मेडल पहनाया था। आप लोगों से पहचान हुई है मेरी, वरना प्रिया को कोई नहीं जानता। तो तहे दिल से भाई साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे समाज से मिलाया। सच बात यह है कि मुझे इतना बड़ा समाज है और ये सब कुछ नहीं पता था। तो हमेशा सदैव भाई साहब की इस चीज की आभारी रहूंगी। और भाई साहब पधारे हैं और मैं जयपुर से आई हूँ, सिर्फ भाई साहब के लिए आई हूँ, और इससे बड़ी बात क्या होगी। और आप लोग मुझे पहचानते हैं तो सिर्फ इन्हीं वजह से पहचानते हैं। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। मैं इन्हीं के लिए बोल रही हूँ। मैं भी आप ही लोगों की तरह थी, बिल्कुल। आप तो आज मुंह खुले बैठे हो, मैं तो घूंघट में बैठती थी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, बहुत कम पढ़ी हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। बॉडी बिल्डिंग में आना कोई ड्रीम नहीं था मेरा, सपना नहीं था। पापी पेट के लिए आना पड़ा। और आज जहां खुद को देखती हूँ तो समझती हूँ कि ज्यादा नहीं, 2% योगदान तो मैंने अपने समाज के लिए दिया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं यही कहूंगी कि भाई साहब आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और हमारे समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। आगे मैं निवेदन करूंगा वक्ताओं की कड़ी में आजाद समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश प्रभारी माननीय सतपाल जी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राम लखन जी मीणा, आप आए और अपनी बात रखें। जय भीम, जय भीम। आप सब जानते हैं आज हमारे बीच भादरा की जो आम जो भावना है उसको पूरा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में हैं। मैं भादरा के सभी नागरिकों की ओर से, बीकानेर संभाग की ओर से, राजस्थान के सभी नागरिकों की ओर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं चूंकि आज शहीदी दिवस है, आज हमारे 3 शिरोमणि शहीदों की शहीदी का दिवस है, शहादत का दिवस है।
मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उनके हम एक एक का नारा लगाएं और हम अमर रहे कहेंगे। मैं नाम बोलूंगा, आप अमर रहे कहेंगे और उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। भगत सिंह जी अमर रहे, भगत सिंह जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, सुखदेव जी। ये हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि थी। बाकी भाई ने हमारे जो पुष्पांजलि हम सबकी तरफ से अर्पित कर दी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक दो बातें कहूंगा। देखिए, आज आपके सामने चुनौती है और वो चुनौती को आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब बीजेपी की सरकार थी 2004 में, उससे पहले मान्यवर कांशीराम जी से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आपको राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं। तो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था, मुझे राष्ट्रपति क्यों बनाना चाहते हैं, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है या मेरे समाज को प्रधानमंत्री बनना है। राष्ट्रपति बनके मैं क्या करूंगा। तो आप हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा एक ही नेता है, एक ही आवाज है, भाई चंद्रशेखर आजाद। हम भाई चंद्रशेखर आजाद को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताइए, आप देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भाई को हमको सुनना है। भाई बहुत दूर से आए हैं और आपने मुझे बुलाया। हमारे जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, स्टूडेंट यूनियन, मिशन 78 के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता इतने दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए थे, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय शहीद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगा भादरा विधानसभा अध्यक्ष सतवीर सिंह जी दाइमा, जोगीवाड़ा ग्राम पंचायत समष्टि टीम और जिलाध्यक्ष रेवताराम जी आप आए और भाई साहब को मुकुट बनाकर उनका मान सम्मान और स्वागत करें। और वक्ताओं की कड़ी में माननीय प्रभारी जी अरे कहा भैया जिलाध्यक्ष जी आ जाओ। जय भीम। आगे बोल थोड़ा सा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं और भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के करोड़ों शोषितों वंचितों की आवाज और जिनके नाम लेने मात्र से इस देश के करोड़ों नौजवानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सेहत की सलामती की दुआ करता हूं कि वो उनकी सेहत सलामत रहे, उनमें ऊर्जा रहे और वो इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते रहे और हमारे मिशन मूवमेंट को मुकाम तक पहुंचाए। साथियों, आज सामाजिक न्याय का सम्मेलन का ये दूसरा भाग यह भादरा में है और ये सामाजिक न्याय का मतलब हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज के दिन ये सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, ये हमें विरासत में मिली है। हमारे बुजुर्गों की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों की लड़ाई है। अभी भाई का सम्मान कर रहे हैं हमारे यहाँ की आजाद समाज पार्टी की जिले की टीम, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चांदी का मुकुट भेंट करके और उनका सम्मान कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, ये विरासत में मिली है। और मैंने जेल में रह के भगत सिंह को पढ़ा, उन्होंने सारी क्रांति जेल में की है। हमारे कुछ यूनिवर्सिस्ट मिशन के साथी जो हमारे जाट समाज से हैं, वो कहते हैं कि भगत सिंह आर्य समाजी थे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भगत सिंह ने 21-22 साल की उम्र में जितना परिवर्तन अपने भीतर किया, अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में, इतना धरती पे किसी दूसरे महापुरुष ने नहीं किया। और सच ये है, जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं और अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, चाहे बाबा साहब को पढ़ा या मान्यवर कांशीराम साहब को, या आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका जो जिन्होंने निभाई, माता दीन वाल्मीकि को पढ़े, तो इस देश में कभी भी आजादी का आंदोलन हुआ ही नहीं। लड़ाई आजादी की थी नहीं, लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, लड़ाई थी छुआछूत के खिलाफ, लड़ाई थी भेदभाव के खिलाफ, लड़ाई थी गैर बराबरी के खिलाफ। और इसलिए कलकत्ता की बैरकपुर छावनी से लड़ाई शुरू हुई माता दीन वाल्मीकि के नेतृत्व में। और वो जब छावनी में पानी पीने गए तो वो मंगल पांडे मिला, उन्होंने मंगल पांडे से पानी मांगा। मंगल पांडे ने कहा कि मैं अछूतों को पानी नहीं पिलाऊंगा। तब माता दीन ने कहा कि तुम्हें ये 7 फुट का आदमी अछूत दिखाई दे रहा है और तुम जिस कारतूस को मुंह से खोलते हो
तुम जिस बेल्ट को, चमड़े की बेल्ट को बांधते हो, जिस चमड़े के हेड को बांधते हो, जिस जूते के चमड़े के जूते को पहनते हो, उससे आपको छुआछूत महसूस नहीं होती। वहां से ये गैर बराबरी के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई, जो कलकत्ता की बैरकपुर छावनी से इलाहाबाद और कानपुर और लखनऊ होते हुए मेरठ तक पहुंची। और मेरठ में इस लड़ाई को धन सिंह कोतवाल और बाबा सामल तोमर ने इस देश में जो टैक्स लग रहा, जो भारतीय जनता पार्टी टैक्स है, इस देश के किसानों का, मजदूरों का खून चूसने का काम कर रही है, उस टैक्स और लगाम के खिलाफ मेरठ में अछूतों के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ और टैक्स के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हुई। और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, इसको चालाक लोगों ने जब देखा कि इस देश में आजादी आने वाली है, तो इस देश के चालाक लोगों ने अंग्रेजों की मुखालफत शुरू कर दी। जिन अंग्रेजों से साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करा, हमें बहुत सारे कानून बना के हम लोगों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, SC ST के लोगों की, पिछड़े समाज के लोगों की माली हालत में सुधार करने का काम करा। तब उन लोगों ने छल से इस सामाजिक न्याय के इस आंदोलन को आजादी का आंदोलन नाम देने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज जो भादरा की ऐतिहासिक जमीन पर जो आंदोलन हो रहा, जो सामाजिक न्याय सम्मेलन हो रहा, ये हमारे महापुरुषों की उसी विरासत की देन है, उसी विरासत का हिस्सा है। इसलिए आप लोग आज इस इतिहास के गवाह बने हो कि भगत सिंह ने जब जेल में रह के अपने सच्चे मन से, दृढ़ संकल्प से लड़ा, इस छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि वो उसको बोधा सिंह बोलते थे, जो उनकी बैरक की सफाई करते थे। उन्होंने कहा, बोधा सिंह, आप वाल्मीकि समाज से हो और मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम इस देश से छुआछूत खत्म करेंगे, भेदभाव को खत्म करेंगे, गैर बराबरी को खत्म करेंगे। इसलिए आप, या तो मेरी बेटे ने मुझे पाला, उसने मुझे जब मैं पैदा हुआ बोलना भी नहीं जानता था, कपड़े पहनने नहीं जानता था, चलना भी नहीं जानता था, या तो मेरी बेटे ने मुझे जीवन देने का काम किया है, या जब हमने रूस की क्रांति से और तमाम क्रांतियों से सबक लेके इस देश से छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ऐसे में या फिर आप बोधा सिंह मेरे साथी हो, इसलिए आप खाना बनाओ और दोनों भाई बैठ के खाना खाएंगे और जेल की इसी बैरक से इतिहास लिखने का काम करेंगे कि मानव एक समान है, भेदभाव और छुआछूत और धरती पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोधा सिंह ने इंकार किया, लेकिन भगत सिंह की जब फांसी का दिन मुकर्रर हो गया, तो भगत सिंह ने फिर कहा कि अब मेरी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है, बोधा सिंह आप खाने का इंतजाम करो। तब खाना बनाया, बोधा सिंह ने खाना बनाया और भगत सिंह के मुंह में जैसे टुकड़ा दिया तोड़ के, दोनों की आंखों से झरझर आंसू टपक रहे थे। और भगत सिंह और बोधा सिंह ने कहा कि हमने देश में इंकलाब ला दिया है, हमने गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ इस देश से इतिहास लिखने का काम कर दिया। तो ऐसा सबक हमें अपने शहीदों से लेना है, जिन्होंने, पेरियार साहब ने उनके बारे में लिखा अपने तमिल के साप्ताहिक में कि ऐसा नास्तिक आदमी धरती पे मैंने दूसरा नहीं देखा है, जिसने ये कहा, अंग्रेज अफसर ने कहा कि भगत सिंह अब आपका मौत का समय नजदीक आ गया है, आप उसका ऊपर वाले का स्मरण करो, आप अपने इष्ट देव को याद करो। तो भगत सिंह ने कहा कि भगत सिंह कमजोर हो जाएगा, यदि वो मौत से डर के किसी का सहारा लेगा तो भगत सिंह कमजोर हो जाएगा। इसलिए पेरियार साहब ने लिखा कि नास्तिक ये इस भारत की तस्वीर बदलने वाला है और ये अपनी मौत को तमाशा बना के इस देश में क्रांति लाने वाला नौजवान है। इसलिए आज के दिन हम लोगों को प्रेरणा लेनी है कि हमारे बीच में एक रहनुमा उन विचारों को आत्मसात करके इस धरती पर उतारने वाला आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच में है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर देश में जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोग इस लड़ाई में उनका साथ दें, इसको मुकाम तक पहुंचाने का काम करें, हुकूमत में हिस्सेदारी करें और अपने महापुरुषों के गैर बराबरी और भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ जो आंदोलन हुआ सामाजिक न्याय का, उस न्याय के आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल। धन्यवाद प्रभारी जी। आगे मैं निवेदन करूंगा, भाग्य आश्रम भादरा संस्थान भाई साहब को सम्मानित करेंगे। भाग्य आश्रम भादरा संस्थान एडवोकेट अजीत कुलहरी, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, ये भी सम्मान प्रतीक के रूप में भाई साहब को सम्मानित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भादरा, ये तीनों टीमें आए और सम्मान प्रतीक देकर बड़े भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद को यहाँ सम्मानित करें।
भाग्य आश्रम संस्थान भादरा और भारतीय किसान यूनियन जोरदार तालियां। मंजीत जी मेरा आपसे निवेदन है एक स्वागत गीत। मंजीत जी मेरा मात्र चंद ही मिनट में मंजीत जी मेरा स्वागत गीत। ये माइक कौन कर रहा है? आओ भाई जल्दी आओ जल्दी आओ टाइम आओ वोट निकालो चारों बच्चे चले। हाँ साथियों ये जो अभी भाई चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई आप मिशन के व्यक्ति हैं, ये माहौल बिल्कुल छोटा करो। ये समय जो है ये राजपाट जो आज कर रहे हैं, बड़ी खुशी भाई ने कहा कि हमारे पास अगर पैसा होता तो कुर्सियां ये वहां तक होती। लेकिन साथियों आप सच्चे सिपाही हैं और ये सिपाही बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बलिदान दिया हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। आइए जरा चलिए। मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे समाज के लिए और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। ये लोग चाहते हैं कि संविधान चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भाई चंद्रशेखर ने क्रांति पैदा कर दी। क्या होगा? जो बीत गया है वो अब दौड़ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौड़ना आएगा। जिस जिसके दिल में भाई चंद्रशेखर है वो दोनों हाथ में उठा। भाई चंद्रशेखर भाई मेरी आंख में फोटोग्राफर हट जाए यहाँ से। भाई चंद्रशेखर एक बार चेक कर लो, जिसने हाथ में इस दिल में सिवा तेरे, इस दिल में सिवा तेरे कोई होना आएगा, जो भी है वो अब होना आएगा। ये लाइनें मैंने बहनों के लिए लिखी। आज मेरी बहन प्रिया मंच पर बैठी नहीं, हालात कैसे थे? हाँ, ये कैसी थी लाचारी, हाँ, ये कैसी थी लाचारी, ये कैसी अबला नारी, पैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी आसारी, पैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी आसारी, तू रही तड़पती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि मेरा भी रात्रि का प्रोग्राम हरियाणा कुरुक्षेत्र है, मुझे भी निकलना है और भाई के भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन्हें भी निकलना होगा। और मैं सारा समय उनको देता हूं और ताली बजा करके आप उनका स्वागत करें, जोरदार ताली बजा। हमको भाई का इंतजार है, हमको भाई का इंतजार है। भाई जी जल्दी से भाई को बुलाओ, नहीं तो बारिश भी आने को तैयार है। हमको भाई का इंतजार है, नहीं तो बारिश भी बिल्कुल ये तो प्यार है। नेता तो और भी बहुत है ना भाई चंद्रशेखर, नेता तो और भी है। आपसे प्यार क्यों करते हैं? क्या? क्योंकि भाई चंद्रशेखर से हमको प्यार है, क्योंकि 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 ये
ये चंद्रशेखर बड़ा दिलदार है, चंद्रशेखर से हमको प्यार है, छोरा बड़ा यो दिलदार है, चंद्रशेखर से हमको प्यार है, छोरा बड़ा ही दिलदार है। इनकी मूछें बड़ी लाजवाब है, मूछें बड़ी लाजवाब है, मूछे इनकी मूछें बड़ी लाजवाब है, मूछें बड़ी लाजवाब है। ये मनवादियों का करता ये हिसाब है, चंद्रशेखर से हमको प्यार है, ये बड़ा दिलदार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ताली तो बजा दो कम से कम। बोलिए चाचा चाचा चा भीम, चाचा चाचा चा भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई। 1 मिनट में बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, समय बहुत कीमती है। अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, मेरा वादा। बैठ जाओ बस। बहुत बहुत धन्यवाद। भादरा की ये ऐतिहासिक धरती, यहां उपस्थित नौजवान साथी, मेरे हम उम्र, मेरे दोस्त भाई, हमारी माता बहनें, सम्मानित बुजुर्ग, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम लीडर, कार्यकर्ता, नेता हमारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर और भी जिम्मेदार उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है आपके बीच में आने का, जिम्मेदारी ज्यादा है, समय कम है। मेरा आग्रह है कि आप मेरी बात पे गौर करें। अगर आयोजक कमेटी की इजाजत हो तो मैं ये उतार लूं, ज्यादा बोझ मत रखो मेरे ऊपर, फ्री होके काम करने दो। सबसे पहले तो शहीदी दिवस पे हमारे शहीदों को नमन। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, और इस उम्मीद से कि आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ के गुलामी की शहादत को बदल देंगी, ऐसी दृढ़ संकल्प के साथ जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूं। आज ऐतिहासिक दिन है, आज परिवर्तन का दिन। मैं उन पे भी बात करूंगा। उनसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं भाई मुकेश चोपड़ा जी को, यहां की पूरी टीम को, हमारे प्रदेश के दोनों प्रभारी सतपाल जी और रविंद्र कुमार भाटी जी को, हमारे भीम आर्मी के प्रभारी भाई अनिल धेनवाल जी को, और जो उनके साथ जो साथी काम कर रहे हैं, रामलखन मीणा जी, सत्यवान जी, जितेंद्र अठवाल जी। लिस्ट के तौर पे एक बहुत बड़ी मेरे पास लिस्ट है। जो स्वागत में थी बहनें सुमन मेघवाल जी, कविता जी, मंजू बोध जी, ममता जी, कमलेश जी, सोनिया जी, संजना जी, रेणु जी, संजू जी, एकता जी, पूजा जी, और यहां से जो और साथी हमारे उपस्थित हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मेहनत की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जब मैं आया बहुत धूप थी, मैं सोच रहा था कि भाई मैं तो छांव में बैठ जाऊंगा, हमारे लोग छांव में तो बैठ नहीं पाएंगे, वो धूप में परेशान हो जाएंगे।
लेकिन देखो आपके संकल्प के आगे कुदरत को भी जो है मेहरबान होना पड़ा और ऐसा मौसम हो गया। ये आपकी देखो पहले 2-3 दिन बारिश हो रही थी, तब हमारे लोग इस बात से डर रहे थे ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। फिर धूप आई तो हमारे लोग इस बात से डरने लगे कि धूप होगी छाव कहां मिलेगी। तो तभी तो मैंने कहा कि आपका अच्छा समय आने वाला। तो मैं सबसे पहले तो जो जिन कमेटी के लोगों ने मुकुट पहना उनका धन्यवाद करता हूं और मैं ये आग्रह करता हूं कि भाई ये सोने चांदी के मुकुट मेरे लिए नहीं है। इस पैसे को आप अपने मिशन के काम में लगाना। मुझे इस मुकुट का मैंने आपका सम्मान के तौर पे इसको रख लिया। इस पैसे इसको आप रखो, ये आपके काम आएगा। मेरा काम जो है वो समाज की लड़ाई लड़ना है। मैं राजा महाराजा बनना नहीं चाहता, ऐसे शौक भी नहीं रखता हूं। मैं तो एक सिपाही हूं अपने महापुरुषों के आंदोलन का। मैं आपसे बात करूंगा सम्मानित साथियों। अब तुम इसको थोड़ा पीछे, मैं इसको ले लूंगा बाबू, पीछे कर लो, जरा सा पीछे कर दो, फिर मैं इसको लूंगा। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना, मैं चाहता हूं जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, धूप में खड़े हैं, मेरी डांट भी सुनते हैं, अपने साधन भी लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पाई पैसा जोड़ के आते भी हैं, समय भी खर्च करते हैं, तो यार मेरी बात पे गौर भी क्या करो। अगर आप मेरी बात के पीछे नहीं खड़े होंगे तो हम इस प्रदेश में ताकतवर कभी नहीं हो सकते। जब आप मेरी बात के पीछे खड़े होंगे, मेरे बताए गए रास्ते पे चलोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं, आज आप मुझसे लिखवा के रख लो कि अगले 6 महीने बाद आप इस प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, इतने ताकतवर हो जाओगे कि आपकी बांधी बंधेगी और खोली खुलेगी। इस बात को मेरी याद रखना आप लोग। मैं आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि आज शहीदी दिवस है, तो मैं आपको इतिहास की तरफ लेके चलूंगा। यहां हमारी बहन बैठी है प्रिया, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। देखो 14 अगस्त 1947 में हम लोग बात कर रहे हैं। देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के संविधान से हम लोग, अंग्रेजों की न्यायपालिका प्रक्रिया से हम लोग, अंग्रेजों की शिक्षा प्रक्रिया से हम लोग जो हैं प्रभावित थे। 14 अगस्त को जो हमारे हालात थे, एक दिन बाद जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को भी बिल्कुल झुके थे। इस बात को जरा गौर से समझो। जो गरीब था 14 तारीख को, वो 15 तारीख को भी गरीब था। 14 तारीख को जिसके पास जमीन नहीं थी, 15 तारीख को उसके पास जमीन नहीं थी। 14 तारीख को जिनके पास उद्योग नहीं था, 15 तारीख को उनके पास उद्योग नहीं था। 14 तारीख को जिनके पास पैसे नहीं थे, 15 तारीख को भी उनके पास पैसे नहीं थे। पावर अंग्रेजों से ट्रांसफर होकर इस देश में जिन लोगों के पास जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पावर उनके पास चली गई और उन्होंने वादा किया कि हम भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना, उसमें जो उसके जो उद्देश्य हैं उनको हम इस अंतरिम सरकार के जरिए लागू करेंगे, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात पे गौर करना, ये बहुत अहम बात है, हमारे नौजवान साथियों को समझनी है, क्योंकि उनको समाज का नेतृत्व करना है। उनको सिर्फ जय भीम के नारे नहीं लगाने हैं, उनको सिर्फ मूर्तियों पे पैर नहीं छूने, माला नहीं चढ़ानी है। अगर उन्हें इस देश में अपने पैरों पे खड़ा होना है तो उन्हें इस बात को अमल में लाना पड़ेगा कि आपकी तरक्की कैसे होगी। 14 तारीख को जो जिस हालात में था, 15 तारीख को भी उस हालात में था, 16 तारीख को भी उस हालात में था। अगर हमारी जिंदगी में परिवर्तन होना था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में जो हमारे लिए अवसर पैदा हुए उससे होना था। और सरकारों ने वादा किया, संविधान सौंपते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट उसका एक मूल्य। इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर जो सामाजिक जातियों का भेदभाव है, जातिगत शोषण है, जातिगत अन्याय है, जब तक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी की एक इतना बड़ा
कि उसको छुआ ना जाए, और एक इतना छोटा जिसको कोई छूना ना चाहता हो। एक की जेब में 1 रुपया ने और एक की जेब में करोड़ों रुपए प्रावधान किया। मैं धन्यवाद देता हूं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे रहबर, हमारे मसीहा को, जिसने अपना परिवार छोड़ के अपने समाज के बारे में, देश की करोड़ों महिलाओं के बारे में, गरीबों शोषितों के बारे में सोचा। उनसे पहले भी ये प्रक्रिया महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास के नेतृत्व में चली आई सामाजिक परिवर्तन की। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पहले रामास्वामी नायकर, पहले लल्लू यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, उनके नेतृत्व में भी ये परिवर्तन के आंदोलन चले। उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने मोर्चा संभाला। उनके समकालिक सर छोटू राम, उनके बाद की कड़ी में चौधरी चरण सिंह, मामला रामचंद्र वर्मा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे रहबर जिन्होंने अपना पेट काट के अपने खून से इस आंदोलन को सींचा। आज उन सबको नमन करने की जरूरत है, लेकिन उनको पूजने की जरूरत नहीं। हम सबसे बड़ा धोखा ये करते हैं, हम महापुरुषों को नमन करने के बजाय, उनके रास्ते पर चलने के बजाय उनको पूजने का काम। जब जब हम महापुरुषों को पूजेंगे, हम उनके महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलेंगे, उस दिन इस देश में हमारी गुलामी, चाहे सामाजिक, अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें दिया, भी राजी नहीं था, तो लगान देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात पे अड़े रहे कि लोकतंत्र तब पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार मिले। अंतिम व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले, इस बात के साथ उन्होंने जो है लगातार बिटवा दो। चलो गौर करो, अभी देखना वेखना है या फिर अपनी बात रखूं? वोट का अधिकार दिलाने के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। और इस बात को हमारे रहबरों ने, महापुरुषों ने समझा। मान्यवर काशी राम साहब गांव गांव गली गली गए और 4200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने समाज को वोट की शक्ति समझाने का काम किया। अगर समाज समझदार होता तो जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, उसी दिन वो राजा बन जाता, उसी दिन वो राज सत्ता में काबिज हो जाता। लेकिन क्योंकि समाज समझदार नहीं है, इसलिए इतने रहबरों को अपना घर बार, अपना परिवार, अपना सुख चैन छोड़ के समाज को जगाने के लिए निकलना पड़ा। आज भी हालात वही है। हमने अपनी वोट के ताकत को नहीं समझा, अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझा। हमारी वोट पे दूसरे लोग राज कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी वोट इस देश के कमजोर शोषित वर्ग के पास है, लेकिन राज किनका है? जिन लोगों के पास साथ हम हजारों साल से पीड़ित थे, उन्हीं का राज भी आज इस व्यवस्था पे है। मैं आपको भाद्रा में बताने के लिए आया कि अगर करो मरो की स्थिति पैदा हो चुकी है देश के अंदर। मैं याद करता हूं शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, उनकी शहादत को उन्होंने आखिरी याचिका में कहा था कि युद्ध जारी है और युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ चंद ताकतवर लोग भारतीय समाज और श्रमिकों यानी कि मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति पे उस पे एकाधिकार बना के रखेंगे, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। आज भी किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते, आज भी मजदूरों को उनकी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। अभी अभी किसानों के लिए एक और प्राणाघात हुआ, प्राकृतिक मारू ओला पड़ गया। मैंने खुद देखा कि हमारे यहाँ वैश्य का किसान रो रहा है। सरकार मुआवजे की बात करेगी, मुआवजे के नाम पे किसी को 10 रुपए पकड़ाए, किसी को 20 रुपए पकड़ाए, किसी को 50 रुपए पकड़ाएगी, यानी कि उनकी मेहनत से मजाक करेगी। यही हो रहा है इस व्यवस्था में। जो पहले आजादी से पहले की व्यवस्था थी, आज भी वही झुकी तो दिखाई देती है।
किसान मजबूरी में सुसाइड कर रहा है, नौजवान बेरोजगारी के कारण जो है सुसाइड कर रहे हैं। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं, यहां की सरकार तो इतनी निकम्मी है कि कोई पेपर ऐसा नहीं कराते जो लीक ना हो, सारे पेपर लीक होते हैं। जब आप पेपर लीक करा के अपने चहितों की जेब में रखवा दोगे तो बताओ न्याय कैसे होगा, गरीब के बेटे कैसे आगे बढ़ेंगे, बताओ मुख्यमंत्री जी मुझे। जब आप सीएचए की भर्ती वाले बच्चों को जब वो आंदोलन करने जाते हैं उनको लाठियों से पीटने का काम करते हो, उनको जेल में बंद करने का काम करते हो, तो फिर न्याय कैसे होगा। जब आप करते हो बात, ये प्रिया मेघवाल बेटी है, इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज में जन्मी है। जब हमने इसकी बात करी तब सबकी आंख खुली, मुख्यमंत्री को मजबूर होकर बुलाना पड़ा, कहा कि एक पता नहीं कोई चीज उसका एम्बेसडर बना रहे, वो भी बंद कर दी, एक सिंगल पैसे की मदद नहीं करी। बताओ खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जवाब दे कि अगर इसका दोष ये है कि ये मेघवाल समाज की बेटी है तो मुख्यमंत्री जी याद रखना कि तुम्हारे भरोसे नहीं है। हमारा समाज इतना बड़ा है कि यहां इस राजस्थान में अपनी हैसियत बनाएगा और ऐसी ऐसी हजारों बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनको शक्तिशाली बनाने का काम करेगा। हम निकम्मों के भरोसे नहीं है। मैं जब आया मैंने देखा हमारे साथी मोटरसाइकिल पे आए। क्या तुम में से कोई एक भी ऐसा है जिसको बुलाने के लिए पैसे दिए गए हो? वहां तक जो बैठे हैं किसी को साधन दिया गया? नहीं भैया नहीं, खाना भेजा गया? नहीं। तुम सब लोग वो हो जो मेरी तरह चिंतित हो, जिनके दिल में बात है कि भाई हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया, अब तो हमारी गुलामी बेबसी खत्म हो, अब तो हमारी गरीबी कटे। लेकिन ये गरीबी कटेगी कैसे भाइयों? जब वोट की ताकत का प्रयोग आप दूसरे को दोगे। सोचो, साहब कहा करते थे कि वोट पंजे वालों को दोगे तो वो ताकतवर होंगे, वो अपने बेटों को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे बेटों को क्यों आगे बढ़ाएंगे? तुम्हें क्यों आगे बढ़ाएंगे बताओ? वोट अगर तुम उनको दोगे तो तुम ताकतवर कैसे हो सकते हो बताओ जरा मुझे। तुम्हें याद नहीं है कि राजस्थान के लोगों याद दिलाऊं याद? इंदर मेघवाल को भूल गए हो क्या? अभी 15 तारीख अभी मैं भूला नहीं वो खून के आंसू। जितेंद्र मेघवाल को भूल गए हो क्या? ओम प्रकाश रैगर को भूल गए हो क्या? जब उनका परिवार मुझसे मिलता है, तीनों का परिवार, तो ऐसे गले लगा के चिंगाड़ के रोता। बताओ उनको क्या जवाब दूं कि मेरा समाज गुलामी छोड़ना नहीं चाहता? क्या जवाब दूं उनको? बताओ क्या जवाब दूं इंदर मेघवाल के पिताजी को, जिसपे उसके बाद भी हमला हुआ उसके चाचा पे, और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा था बैठ के? बताओ क्या जवाब दूं जितेंद्र मेघवाल को कि सरकार ने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ मूछे रखने में मेरे भाई की हत्या हुई। आज भी वो परिवार है सुरक्षा के माहौल में, उनके लाइसेंस ऑफ बने 1 साल बाद। बताओ क्या जवाब दो ओम प्रकाश रैगर को कि जिसने उससे उसकी जान छीन ली, उसको जेल नहीं भेजा, मुख्यमंत्री ने उसको बचाने का काम किया। इस सरकार के भरोसे लड़ोगे? इनको रहनुमा मानते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हारी गुलामी बेबसी काटेंगे? जानवर के आगे से भी उसका खाना भोजन हटाओगे वो भी रिएक्शन कर देगा। कुत्ता देखा है नहीं देखा है? कुत्ता पालते भी होंगे तुम लोग। कुत्ते के आगे से कभी भोजन उठा के देखना क्या करेगा, पता है तुम्हें? वो क्या करेगा? तुम्हारे सारे अधिकार ये सरकारें छीन ले रही है। मेरे गुलाम भोले भाले गुलाम बने हुए समाज के लोगों, अपने बारे में सोचो तो सही। कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? जितने अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके देके गए थे, उनमें से बचा क्या तुम्हारे पास? एक आरक्षण व्यवस्था है, सरकारें भर्ती नहीं निकालती हैं, संविदा से भर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये यहां की सरकार के हाल नहीं है, केंद्र की सरकार के हाल है। भाजपा हो, कांग्रेस या कोई और सरकार हो, हम तो सिर्फ और सिर्फ वोटर बने हुए हैं। तुम इतने बड़े पैमाने में यहां आए, अगर इतने बड़े पैमाने पे मेरी बात मान के अगर रोज एक आदमी को तैयार करे और उनसे कहे कि इस बार अपने भाई के हाथों को मजबूत करना है, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि राजस्थान में आपके अधिकार छीनने वाला कोई बचेगा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा प्रिया मेघवाल को सम्मान? क्योंकि उनका समाज उनका गुलाम बना हुआ है, इसलिए नहीं मिल रहा है।
जिस दिन इसका समाज विद्रोह करेगा, जिस दिन इसका समाज अपमान को अपमान समझेगा, उस दिन आप देखना वो आपके पैरों में पड़ा होगा मुख्यमंत्री। ये ताकत है आपके पास वोट की। गुलाम मत बनो, हालात बहुत अच्छे नहीं है, यहां इतने सारे मामले हैं, मैं गिनाता रहूंगा तो आपके आंसू निकल आएंगे। मैंने इतना तो देखा राजस्थान में, 4 बार आया मैं जोधपुर, इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने, मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार करवाया, फिर वापस, कभी दिल्ली कभी हरियाणा, 5 बार मैंने इनसे कहा आऊंगा, कह के गया था मेरी एक बहन वहां अधिकारी है कि इस बार आऊंगा, लेकिन इस बार अपने तरीके से आऊंगा, जो मेरा नाम है रोक के दिखाना अगर तुम लोग रोक सकते हो। नहीं रुका, आया, मिला, फिर ये सब लोग परेशान हुए, मुझे 50 गाड़ी लगा के जयपुर में वहां दिल्ली छोड़ के आए। मुझे क्या दिल्ली छोड़ के आते हो, मेरा समाज जिस दिन जाग जाएगा, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, जितने जाग जाएंगे तुम्हें छोड़ के आएंगे दिल्ली। ये बात याद रखना, कहां मुझे दिल्ली छोड़ के आते हो। मैं तो आपसे बताने आया हूं, एक लिस्ट है मेरे पास, देना जी। ये यहाँ के एक मामलों की लिस्ट है मेरे पास, हमारे साथियों ने दिए बना के। मैं इसलिए वो कर रहा हूं क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं, मीडिया के भी है, शायद हमारी बात को उठा दे, और हो सकता है कान में से रुई निकाल के मुख्यमंत्री जी सुन लें। सुनना उनना तो है नहीं। देखो, जालसाजों के चक्कर में मत आना। अब सिलेंडर भी देंगे, अब राशन भी देंगे, 4.5 साल नहीं दिखे, अब चुनाव आ रहा है, सब देंगे। अब आपके पैर भी धोएंगे, आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके जूतों के फीते भी बांधेंगे, क्योंकि अब आपकी जो सबसे बड़ी ताकतवर, जो करोड़ों रुपए से ताकतवर है, आपकी वोट, वो छीननी है ना आपसे, उसको चुराना है ना, उसको लूटना है ना, उसको लूट के अपनी ताकत बना के आपकी खाल भी उतारेंगे 5 साल। ये भी, इसके लिए भी तैयार रहना मेरे लोगों। अगर इस बार गलती करोगे, इनके भरोसे रहोगे, तो अगली 5 साल जो खाल उतरेगी उसके जिम्मेदार भी आप लोगों के, मुझसे मत कहना। मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं। मुझे बाबा साहब अंबेडकर ने अकेले को नहीं समझाया, किताबों में आपको भी समझाया। मैंने उनको जीते जी नहीं देखा, मेरी उम्र उनसे बहुत कम है, मैंने उनको किताबों में देखा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, मैं समझता हूं स्पेशल मुझसे कहा कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आप ये बताओ, ये मुकेश गरीब का बेटा यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? आप बताओ मुझे, क्या इसमें कोई कमी है पैसे वाला ना होने के अलावा? बताओ, ये गरीब का बेटा आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता? बताओ, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है? जब हम पे पैर है तो हम बैसाखियों के सहारे क्यों रहे? जवाब दो। जब तुम अपने आप इतनी क्षमता रख सकते हो तो बैसाखियों के सहारे क्यों हो? बताओ। देखो, मुझे इतने सारे मामले सौंपे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। कालूराम मेघवाल को झूठे मर्डर केस में फंसाया गया। लालगढ़ में एक 8 साल की नाबालिग के साथ रेप करके उसको मर्डर कर दिया गया। भाई कालूराम मेघवाल ने उस 8 साल की नाबालिग लड़की की आवाज उठाई और अपराधी को सजा दिलाने का काम किया, इसलिए उसको झूठे मर्डर केस में फंसाया गया। किसानों की कुछ समस्याएं गौर करना, मीडिया के साथी भी यहां हैं। अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख ब्रांच, अमर सिंह ब्रांच के लगभग टेल किसानों को कभी पूरा पानी नहीं मिलता, जिससे टेल के किसान हर रोज धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं देता। सिद्धमुख ब्रांच के किसानों को ना तो बाराबंदी हुई, ना ही सिद्धमुख ब्रांच के किसानों को पूरा पानी मिलता है। बीमा पॉलिसी में किसानों के साथ लूट हो रही है। सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिलकर सभी किसानों से प्रीमियम काटती है, लेकिन फसल खराब होने के बाद लगातार किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही। पिछले 2-3 साल से यूरिया खाद और डीएपी खाद के लिए किसान दर दर भटकने को मजबूर हो रहा है।
राजस्थान में रिजर्वेशन और बेरोजगार युवाओं के संबंध में SC, ST, OBC के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े जो पद हैं, बैकलॉग है, उसको सरकार पूरा करे। हो सकता है घोषणा कर दे मुख्यमंत्री, पूरा नहीं कर सकते। इतने अच्छे होते तो 4 साल में बहुत नौकरियां देते हमारे लोगों को। राजस्थान न्यायिक सेवा और प्रशासनिक भर्ती में इंटरव्यू आधारित भेदभाव को समाप्त करें। पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया बनाई जाए। संविदा प्रथा को समाप्त करके स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए। जल दाय विभाग में बहुत सी कम भर्तियां निकली है, पिछले सालों से इन भर्तियों को निकालकर भर्ती की जाए। आजकल सरकारी नौकरियां बहुत ही कम होती जा रही है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी SC, ST, OBC को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। ये इनकी मांग है, मैं इसके सहमत में नहीं हूं। मैं तो कहता हूं जितना प्राइवेट सेक्टर है उसको सरकारी कर दो और उसमें SC, ST, OBC के बच्चों को आरक्षण दो, उनको आगे आने दो, उनको नौकरियां करने दो, उनको पैसे वाला बनने दो। हमारे हनुमानगढ़ जिले में और आसपास के जिलों में ITI के सभी ग्रेड में लगभग 50% युवाओं को डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन युवाओं का भविष्य गर्त में। भादरा के गेहूं में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा बाबा साहब की मूर्ति विरोध करना, जाटान गांव में बाबा साहब चौक पे काली पोतना है, बीती रात का मामला है। धन्यवाद। अब मेरी बात पे गौर करो। धूप निकली है, तुम्हारे जीवन में भी उजाला आएगा। ये धूप इसलिए निकली है, इससे घबराओ मत। देखो, सरकारें चुनाव से पहले कितने मांग पत्र देती हैं, कितनी घोषणाएं करती हैं, क्या उसको कभी पूरा करती हैं? करती है नहीं करती है? आवाज कम क्यों हो रही है? रोटी नहीं, जोर लगा के आवाज दो। नहीं करती है, हर बार आपको ठगती है। आप लोग ठगे जाते हो। कितनी बार ठगे जाओगे भाई? इस 75 साल में ठगने के अलावा सरकारों ने कुछ किया है क्या? मैंने मध्य प्रदेश को 12 फरवरी में एक रैली की थी। मैंने वहां उस दिन अपने लोगों से कहा, आज आपसे भी कह रहा हूं, अपने जिले की मांगों का एक पत्र बनाओ और वो मांग का पत्र मुझे सौंपो और आपकी एक एक मांग चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद, जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, उस एक एक मांग को पूरी करके देने की जिम्मेदारी मैं आपसे लेता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं किसान भाइयों से भी कह रहा हूं कि उनके साथ भी जो अन्याय हो रहा है, उन्होंने 75 साल से में भरोसा किया, क्यों पड़े उनके चक्कर में? ये आपसे वोट लेते हैं, आपको भूल जाते, क्यों इनके चक्कर में हो? इनको बदलो और नई पीढ़ी को मौका दो। यहां मुस्लिम समाज के भाई भी हमारे हैं, वो भी मुझसे कह रहे थे, साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने एक घटना बहुत दुर्दांत देखी कि राजस्थान से 2 नासिर और जुनैद को फर्जी गोरक्षक उठा ले जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में, सरकार की मौजूदगी में इनके आंख के नीचे उठा ले जाते हैं, उनको पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो मरना हालात हो जाते हैं, फिर उनको जिंदा जला देते हैं। ये आजाद भारत है? कहां आजाद है देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग? उनसे भी कह रहा हूं, करौली में दंगा हुआ, आप रोते रहते हो कि फलानी पार्टी सरकार में दंगे होते हैं, इनकी में भी हुआ। इनके भरोसे रहोगे तो जो मैंने घटनाएं गिनाई, उनके जिम्मेदार आप हो या नहीं हो बताओ। अगर आपने इन पे भरोसा न किया होता, 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लिए सरकार ने? लिए नहीं लिए बताओ? तो इनके भरोसे रहोगे क्या आप लोग? इसलिए आपसे कहने आया हूं, जरूरी नहीं, जिंदगी का कोई पता नहीं है कब जीवन का आखिरी पल हो, लेकिन जिस तरह से हमारे शहीद आजम और उनके साथी जिए, उसी तरह से जीना है। अगर कल की मौत आती, आज आ जाए, लेकिन स्वाभिमान, सम्मान और आपके अधिकारों से समझौता बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। और जो गुलामी, बेबसी, गरीबी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार के साथ आप जीवन जी रहे हो, उसका और ये खात्मा आपकी वोट की शक्ति से हो सकता है। साहब कहते थे, जिस कौम को मुफ्त के खाने की आदत हो जाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आपको अपनी लड़ाई अपने कंधों, अपने पैरों पर लड़नी पड़ेगी। भेड़ बकरी की तरह मत करो। तुम समाज के योद्धा हो,
तुम्हारी गुर्राहट होनी चाहिए, भेड़ बकरी की तरह मैं नहीं होनी चाहिए। मेरी आवाज कहां तक आ रही है बताओ? सुनो, एक मिनट, शेर भी जानवर होता है, मैं इंसान हूं, इंसानों के दुख दर्द को समझता हूं, गरीब का बेटा हूं। मैं तुम्हें अपने बारे में कह रहा हूं, अगर हमारा दल संपन्न होता तो आज मेरे भाई जमीन पे नहीं बैठे होते, मेरी बात को याद रखना। अगर हमारा दल संपन्न होता तो यहाँ टेंट लगा होता पूरा बड़ा, एसी लगे होते उसमें कि तुम्हें गर्मी ना लगे, और बढ़िया कुर्सी बिछी होती। हम यहाँ जमीन पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें जमीन की लड़ाई जमीन से लड़नी है। अभी हमें अपनी लड़ाई जमीन पे लड़नी है। कल समय बदलेगा, आपके लिए भी साधन और अवसर तैयार होंगे, लेकिन कब होंगे? जब राजनीतिक शक्ति आपके पास आएगी। जब बाबा साहब ने आपको कहा कि वोट के जरिए आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काट सकते हो, तो क्यों नहीं काट रहे हो? बताओ, क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हो? कितने लोग हैं जो गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हो? हाथ खड़ा करो। वो जो उधर खड़े हैं वो गुलाम रहना चाहते हैं क्या? दोनों हाथ खड़े करो जो लोग गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं। देखो, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। क्यों भाई, तुझे किसी ने पैसे वैसे दे देगा हमारे खिलाफ? हेलो भैया, हमारे छोटे शहर की दाढ़ी ऐसी बढ़िया है। हेलो, चुप रहिए। हेलो हेलो, हेलो, उसे छोड़ दो। इधर देखो, यहाँ के अधिकारी भी मना कर रहे थे कि हम लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं देंगे। कहा उन्होंने हमारे साथियों से, चिंता मत करो, ये परमिशन देने दिलाने का अधिकार भी तुमसे ले लेंगे, चिंता मत करो, कुछ 6 महीने की बात रह गई है। मालिक कभी परमिशन नहीं मांगते हैं। टीम आर्मी के लोगों ने कभी परमिशन नहीं मांगी। अब तो हमने थोड़ा सा सिस्टम में आने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर इस गंदगी को साफ करना है तो इस नाले में उतरना पड़ेगा। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में पावर कमाने नहीं आए, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें बंगले बनाने हैं, हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें महल बनाने हैं, जमीनें खरीदनी है। हम राजनीति में इसलिए आए क्योंकि हमारे लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जिस राजनीति के बल पे, जिस वोट के बल पे उनको इस देश में हुकूमत करनी थी, वोट होने के बावजूद भी वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। ये गुलामी हम लोग नहीं देख सकते हैं। और जब हमारी सरकार होगी तो साउंड खराब नहीं होगा। ये बताओ, आज भी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। आप नौजवान हो, बताओ आपको दर्द होता है नहीं होता है? बताओ। होता है। उसको रोकने का उपाय क्या है आपके पास? बताओ। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, हर होने वाले अन्याय के जिम्मेदार आप खुद हो। जिस दिन आप अपनी ताकत बनाओगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आपके समाज पे अत्याचार करते। मेरी बात को याद रखना। बहनों माओ से भी कहना चाहता हूँ, वो राशन बांटने आएंगे आपकी वोट को लूटने के लिए। राशन की परवाह मत करना। हमने 75 साल अपने पैरों से, अपने हाथों से, अपने शरीर को बहा के अपना पेट भरा है। हम यहाँ उनके राशन के भरोसे नहीं। जब हम शासन करना चाहते हैं तो राशन पे वोट नहीं देनी है, ये भी आप लोग याद रखना। राशन तो हम देंगे, राशन भी देंगे, सुशासन भी देंगे, राजस्थान में एक ऐसा माहौल भी देंगे
कि बहन बेटियां स्वाभिमान सम्मान से आगे बढ़े और ऐसा माहौल भी देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं आपसे साथ मांगने आया हूं। हेलो, फुल स्कोर्ट है हेलो, भैया, छोड़ दो इसको। ये जब तक कांग्रेस बीजेपी की सरकार रहेगी ऐसे माइक होंगे। अपनी सरकार लो। हेलो, सुनो मेरी बात। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मां बहनों दोबारा सुन लो। आपके घर आया कोई कि मैं पैसे वाला हूं, आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना। आपके बच्चों की फीस की जरूरत पड़ी होगी, आपको आया आपके कोई घर की मदद करने, आपको खाने पकाने के सामान की जरूरत पड़ी, कोई आया? आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी होगी, कोई आया? मुझसे सुनो, मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने अपने पिता को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है, क्योंकि मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। अमीरों के बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है और गरीबों के बच्चे सरकारी अस्पताल के बाहर मरते हैं। मैंने अपने पिता को खोया, उस दिन ये तय किया था कि किसी गरीब को इलाज, पैसे कमी कारण, इलाज के कारण नहीं मरने दूंगा, लेकिन अभी नाकामयाब हूं क्योंकि आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो। आप मेरा साथ दो। मैं आपको कह रहा हूं, ना कोई गरीब इलाज के कमी कारण मरेगा, ना किसी बच्चे के सपने से कुचले जाएंगे कि उसकी जेब में पैसे ना हो। ताकत बनाओ, चाहे विदेश में जाके पढ़ना, चाहे यहां पढ़ना, चाहे रोजगार करना, चाहे खेती करना, हर चीज की गारंटी आपको अपना दल देगा। फैसला आपको करना है। निकम्मों के भरोसे रहना है या अपने दल को ताकत देनी है। जरूरी नहीं मैं भादराबाद में आऊं, आज ही कहकर जा रहा हूं, आपका असल खून हूं, आपकी नजरें नहीं झुकने दूंगा। अगर आपने साथ दिया, मेरी बात को याद रखना। दोनों हाथ उठा के बताओ, मेरी मदद करोगे नहीं करोगे बताओ। जिसके दिल में भरोसा ना हो मत उठाओ। अगर आप मेरे काम से सहमत हैं, सहमत है, भीम आर्मी के हमारे साथियों की मेहनत से सहमत है, सहमत है, अगर आप आजाद समाज पार्टी के लोगों के संघर्ष से सहमत हैं, सहमत है, अगर आप गुलाबी की बेटियां काटना चाहते हो, काटना चाहते तो हैं। दोनों हाथ बढ़ा के मेरे साथ कहो अरे चंद्रशेखर आजाद ही कि हम आपके साथ हैं। मेरे बात आपकी कम है। कहो हम आपके साथ हैं, कहो हम आपके साथ हैं। अब मेरी बात पे गौर करो। गुलाम होते हैं। हमारे महापुरुष संविधान में हमें अधिकार दे गए, और एक बात उन्होंने कही थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मेरे मरने के बाद मुझे मराबा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। हमें संविधान की रक्षा करनी है। ये वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन यहां जो सरकार है कांग्रेस की, उनकी हैसियत नहीं संविधान को बचाने की। संविधान को बचाने के लिए भी मुझे आपकी जरूरत है, इसलिए आपको अपनी ताकत बनानी है। दूसरी बात, संविधान को लागू कराना, तब अधिकार मिलेंगे। हमें संविधान की रक्षा भी करनी है, उसको लागू भी कराना है, और अपने लिए हक अधिकार भी इकट्ठा करने हैं, और इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है। मैं धन्यवाद देता हूं उन सब साथियों का जिन्होंने आयोजन किया, पूरी आयोजक कमेटी का। जितना मैं इनका सम्मान करता हूं, इतना आपका भी करता हूं, जो लोग पूरी धूप में मेरे लिए बैठे हैं। मेरे खून के कतरे की जरूरत भी आपको पड़े, आखिरी कतरे की भी, तो आपके लिए निछावर, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दूंगा। लेकिन पूरे देश में लड़ाई चल रही है। हम एक दिन जयपुर भी जाएंगे, जैसे भोपाल गए थे। मैं आपको न्योता भेजूंगा और बुलाऊंगा, आप आना, ये बताने के लिए सरकार को कि अब हम सोए हुए नहीं, अब हम गुमराह नहीं, अब हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनसे भी कह रहा हूं, पुलिस के लोग, आपकी ड्यूटी है कि अन्याय अत्याचार ना हो, अगर हो जाए तो न्याय मिले। अगर आप सरकार के इशारे पे मेरे निर्दोष लोगों को बंद करोगे तो याद रखना, सरकार बदलेगी, नौकरी आपको यही करनी है, इसी प्रदेश में। हम इतिहास हमने तब भी नहीं भूला जब हम इस देश में अधिकारों के विहीन थे, और आज भी नहीं भूल रहे, तो आपको भी नहीं भूलेंगे।
आप संवैधानिक दायरे में काम करो। आप भी किसान का मेरे को बैठे आपका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर सरकार के इशारे पे हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करोगे तो याद रखना, जिस दिन हमें अवसर मिलेगा सबसे पहले आपका विशेष ख्याल रखा जाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि जो संविधान आपको संरक्षण का अधिकार देता है, सुरक्षा का अधिकार देता है, वही संविधान सत्ता में आने के बाद हमें अधिकार देता है कि जो कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करे उस पे मुकदमा लिखवा के उसको जेल भेजा जाए, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, सरकारी उसमें ले जाया जाए सारे काम को। चिंता मत करो, मैंने बहुत लोगों का हिसाब बना के रखा है यहां, बहुत लोगों का। वो अधिकारी भी इस बात को जानते हैं कि ये छोड़ने वालों में से नहीं है, इसलिए वो भी पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि ये इतना ताकतवर ना हो। उनके और मेरे बीच में सबसे बड़ी कड़ी आप हमारा साथ देके ताकत देना और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देना और फिर इस लड़ाई को आगे बढ़ते देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय संविधान, जय जोहर। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और क्योंकि आज शहीदी दिवस है, उनको भी याद करते हैं कि बहुत खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। बहुत आओ झुककर नमन करें उनको, आओ झुककर नमन करें उनको। बहुत कम के हिस्से में ये मकाम आता है और बहुत खुशनसीब होता है वो लहू जो इस देश के काम आता है। हमारे शहीदों को नमन। उन्होंने सपने देखे थे कि जब देश आजाद होगा तो देश में रहने वाले लोग भी आजाद होंगे। उनके सपनों का भारत अभी नहीं बना। स्पेशली शहीद आजम सरदार भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं बना, वो भी बनाना है। उस भारत को बनाना है, उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो इसलिए धन्यवाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है, और वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।